नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवस्थित जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड के लिए जिसका भी 25 सितंबर को एग्जाम होने वाला है उसके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं जो बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की तरह है। तो जिसका भी एग्जाम है इसे पूरा कंप्लीट करके जाइएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आएगा आपके पेपर में, और जिसका आगे एग्जाम होने वाला है वो भी इसे पूरा कंप्लीट कर ही लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर आप सभी जरूर कर दीजिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व किस क्रांति का नारा था। तो फ्रांस की क्रांति इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब ये प्रश्न पूछ लिया गया है, आगे क्या पूछा जा सकता है ये ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था तो 1789 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। बात समझिए। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऑप्शन से भी प्रश्न बनता है। 1917 में रूसी क्रांति हुआ था, और अमेरिकी क्रांति की बात किया जाए तो 1775 से लेकर 1783 के बीच में आपका अमेरिकी क्रांति होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, दलितों से अलग कर महादलित किस प्रदेश में किया गया है। तो दलितों से अलग कर महादलित जो है ये आपका बिहार प्रदेश में किया गया है। सी राइट आंसर होगा। बिहार सरकार ने 2007 में महादलित श्रेणी बनाया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसमें आपका मुसहर, रविदास, चमार ये सभी जाति को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी वैश्विक स्तर से लगती है। यह प्रश्न आपका बिहार डीएलएड में पूछा गया था और आयोग की तरफ से 13% लिया गया है। ऑप्शन ध्यान दीजिएगा आप सभी। अब क्वेश्चन को समझिएगा आप सभी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या कितने प्रतिशत है पूरा विश्व का, तो लगभग 17.5% है। लगभग 121 करोड़ जनसंख्या है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे आप सभी, बिल्कुल। अच्छा, यहां पर अगर बात किया जाए कि क्षेत्रफल कितना है भारत का, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और पूरे विश्व का 2.4% के अप्रॉक्स में है। इतना फैक्ट जरूर याद रखिएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना लाख वर्ग किलोमीटर है, तो वही चीजें अभी हम बताएं कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और पूरे विश्व की क्षेत्रफल की बात किया जाए तो मात्र में 2.4% भारत के पास क्षेत्रफल है, और जनसंख्या 17.5%। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगर बात किया जाए कि विश्व में भारत का स्थान कौन सा आता है क्षेत्रफल में, तो ये 7वां स्थान पे है, याद रखिएगा। इससे 6 बड़े देश हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी। जैसे कि रूस सबसे बड़ा देश है, रूस जो है सबसे बड़ा देश है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जनसंख्या में भारत का स्थान 2011 जनगणना के अनुसार दूसरा है। बात समझ के अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, लॉर्ड लीटन के समय में पारित किया गया था। देखिए, लॉर्ड लीटन ने भारतीय अखबार पर पाबंदी लगाने के लिए जो है कि इसको लागू किया था, और हालांकि लॉर्ड रिपन जो है इसको 1882 में इसको रद्द कर देता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो लागू किसने किया, लॉर्ड लीटन ने। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रद्द किसने कर दिया, लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था करजन के समय में, और लॉर्ड इरविन से कह सकते हैं कि इरविन समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, मापनी क्या है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए, इस प्रकार का प्रश्न आपके बिहार डीएलएड में पूछा जाता है। तो नापनी क्या है, एक आपका अनुमान होगा। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जितने भी जुड़े हुए हैं सेशन खुद जरूर आप सभी लाइक कर दीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट रहेगा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो देखिए, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और हर एक 2 वर्ष में, ध्यान दीजिएगा, हर एक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होता है, रिटायर होता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। बात समझिए। अच्छा, राज्यसभा की बात किया जाए तो इससे हम सभी उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा, अस्थायी सदन होता है, जबकि लोकसभा को हम भंग कर सकते हैं। इसके अलावा राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितना है, तो याद रखिएगा 250 अधिकतम सदस्य की संख्या है, पर वर्तमान में इसमें अभी 245 सदस्य की संख्या है, याद रखिएगा आप सभी। वर्तमान में 233 जो होता है ये निर्वाचित होता है, और 12 सदस्य जो होता है ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य को मनोनीत करता है, तो 12 सदस्य को। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, यहां पर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है। ये आपका सीतामढ़ी जिले में स्थित आपका बागमती परियोजना, और ये बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई के लिए बनाई गई परियोजना है, जो कि आपका नेपाल से ये परियोजना निकलती है, कह सकते नदी निकलती है, और उसके बाद जो है कि उत्तरी बिहार में बहती है ये नदी। बात समझे आप सभी।
अगला क्वेश्चन है कि गुजरात में कहाँ पर सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र लगाया जा रहा है। तो ये आपका कच्छ में लगाया जा रहा है, याद रखिएगा आप सभी। और कच्छ में विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क बनाया जा रहा है। ये फैक्ट पर याद रखिएगा। सूरत जो है यह आपका कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बड़ोदरा याद रखिएगा केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वाणिज्य फसल है। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा ये सभी, यानी कि सरसों, तंबाकू, जूट, ये सभी जो है कि आपका क्या है वाणिज्य फसल के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। देखिए जूट की बात किया जाए तो जूट अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखिएगा आप सभी। सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन में वेस्ट बंगाल करता है और भारत जो है विश्व में सबसे अधिक जूट का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है कि बालाघाट खान निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है। तो बालाघाट से मैग्नीज खनिज का खनन किया जाता है और यहाँ पर मोयल लिमिटेड कंपनी के द्वारा जो है कि कौन सा कंपनी बताएं आपको, मोयल लिमिटेड कंपनी के द्वारा खनन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मतगणना का कार्य कौन करता है। तो देखिए मतगणना का जो कार्य होता है ये चुनाव आयोग का होता है, याद रखिएगा आप सभी। और ये प्रश्न आपका बिहार डीएलएड में पूछा गया प्रश्न है। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका चुनाव आयोग की शक्ति का निर्धारण किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 324 में रखा गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, देखिए चुनाव आयोग का मुख्य आयुक्त जो होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। प्लस में कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, पता है आप सभी को, बता सकते कोई हमको कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बक्सर का आंदोलन में किनकी प्रमुख भूमिका थी। देखिए एक होता है आपका प्लासी का युद्ध 1757 जो प्लासी पश्चिम बंगाल में है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। और एक हुआ था बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में डेट याद रखिएगा, और बक्सर बिहार में पड़ता है। तो इस आंदोलन में जो है कि प्रमुख भूमिका निभाया था आपका गोंडुत ने निभाया था, जो कि एक गोंड जनजाति का नेता था, याद रखिएगा आप सभी। किस जनजाति का, गोंड जनजाति का नेता था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। देखिए मौलिक कर्तव्य जो है यह आपका रूस के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। देखिए मौलिक कर्तव्य की बात किया जाए तो यह आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में संविधान में जोड़ा गया था। इससे पहले मौलिक कर्तव्य नहीं था, याद रखिएगा आप सभी। और इसमें कुल 11 मौलिक कर्तव्य दिया गया है और मौलिक कर्तव्य ये बताता है कि देश के लिए आपको क्या करना है। अगर भाग पूछा जाए तो ये भाग 4 क में है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 51 क में रखा गया है इसे, ये फैक्ट पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। और लिया गया है रूस के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची का विषय लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो इनमें से आपका बोकारो स्टील प्लांट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जो कि सार्वजनिक है, यानी कि यह सरकारी आपका लो इस्पात संयंत्र है और रूस के सहयोग से ही स्थापित किया गया था। जबकि टाटा उद्योग की बात किया जाए तो ये आपका प्राइवेट है और यह स्थापना 1907 में हुआ था, ध्यान दीजिएगा, कहाँ, जमशेदपुर में किया गया था। और बोकारो की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना 1964 में किया जाता है। तो ये डेट को याद रखिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1964 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि प्रसिद्ध इतालवी क्रांतिकारी ग्यूसेप मैजनी का जन्म डैश में 1807 में हुआ था। और ये प्रश्न आपकी बिहार डीएलएड में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, रिपीट किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। स्टार मार्क याद रखिएगा आप सभी। इसको जेनोवा में हुआ था, याद रखेंगे आप सभी, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। और जन्म कब हुआ था, 1807 में हुआ था। तो हो सकता है किसी शिफ्ट में आपका डायरेक्ट डेट ही ऑप्शन में दे दिया जाए और पूछ लिया जाएगा। अगला है च्वार विद्रोह कब शुरू हुआ था। तो देखिए च्वार विद्रोह जो हुआ था ये 1769 ईस्वी में शुरू होता है च्वार विद्रोह। और ये कहाँ पे हुआ था, बंगाल और बिहार के बीच में हुआ था। 1769 से लेके लगभग 1809 तक ये विद्रोह आपका चलता है, जो कि ब्रिटिश और जमींदार की शोषण नीतियों के खिलाफ में ये विद्रोह शुरू किया गया था। इसमें मुख्य रूप से मुंडा, संथाल, कोल और च्वार भी इसमें आपको देखने के लिए मिल रहा था, च्वार विद्रोह में शामिल। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता की सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो सबसे बड़ी बाधा हो जाएगा अशिक्षा, गरीबी और मतदान का दुरुपयोग, ये सभी है, याद रखिएगा। सफलता में सबसे बड़ी बाधा हो रहा है तो ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खोली थी? ये आयोग प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले भारत में अगर बात किया जाए तो ये 1855 के अप्रॉक्स में खोली गई थी जूट मिल, और ये कोलकाता के रिसअड़ा में खोली गई थी। ध्यान दीजिएगा, रिसअड़ा में खोली गई थी। बात समझे आप सभी? कहाँ पे? कोलकाता में। तो यहाँ तो कोलकाता सही हो जाएगा, पर 1917 में कोलकाता में जूट मिलों का विस्तार शुरू हुआ था, याद रखिएगा। और भारत का जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में है। किसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है? देखिए, जो गन्ना होता है ना, इसको विकसित होने में 1 वर्ष लगता है। लगभग 10 से लेके 12 माह तक इसमें समय लग जाता है। अच्छा, प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य कौन कौन सा है? जैसे उत्तर प्रदेश सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन करता है, महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, ये सभी है। अगला है, अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा काइटिन की बनी होती है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, जो अधिकांश कवक होते हैं इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और ये जो काइटिन होता है आपका पॉलीसेकेराइड होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? देखिए, अगर बुझा हुआ चूना की बात किया जाए तो ऑप्शन में बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और इसे हम सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा आप सभी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे कहा जाता है। हो सकता है क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझे। अगला क्वेश्चन देखिए कि पशुओं की निम्न में से कौन सी प्रजाति नस्ल दीर्घकाल तक दूध प्राप्त हेतु उपयोगी है, यानी कि लंबे समय तक ये दूध देती है और सबसे अधिक दूध देती है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा विशुद्ध, या कह सकते हैं विदेशी नस्लें, जैसे कि जर्सी हो गया, ब्राउन स्विच हो गया। ये सभी जो आपका नस्ल होता है गाय का, ये सभी कह सकते हैं कि लंबी अवधि तक दूध देता है और सबसे अधिक दूध देता है। जैसे कि भारत में गाय का जो नस्ल है उसमें दूध आपको कम देखने के लिए मिलता है, बट जैसे जर्सी की बात किया जाए तो इसमें अधिक दूध होता है। इसमें प्रमुख नस्ल देखिएगा तो एक आपका हॉलिस्टीन होता है। हॉलिस्टीन एक आपका नस्ल है जो ये भी सबसे अधिक दूध देता है। उसी प्रकार से जर्सी हो गया, ब्राउन स्विच हो गया, और एक आप याद रखिएगा जो हो सकता है पूछ लिया जाए तो आप ध्यान दीजिएगा, फ्रीजियन। याद रखेंगे आप सभी, फ्रीजियन एक प्रकार का नस्ल है गाय का, ये भी दूध सबसे अधिक देती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए मुख्य उपकरण का नाम लिखें। डायनमो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में बी। डायनमो क्या करता है? यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला है, जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो ये आपका H2 गैस निकलती है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है। एथेनॉल की बात किया जाए तो सबसे पहले समझिए कि एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है। जब ये आपका सोडियम यानी कि Na के साथ अभिक्रिया करता है तब आपका जो है कि H2 का निर्माण करती है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, यानी कि हाइड्रोजन गैस का। H2 का अर्थ क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, हाइड्रोजन गैस होता है। बात समझे। अगला क्वेश्चन है, क्रेब चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पादक जो ATP का संश्लेषण करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा NADH, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ये जो होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट चेन में क्या करता है? इससे होकर ये आपका ATP का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट थायोकोलाइड किस रूप में होता है? क्लोरोप्लास्ट थायोकोलाइड जो होता है आपस में जुड़ी हुई थैली के रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपस में जुड़ी थैली के रूप में, तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देखिएगा कि एड्स एक घातक बीमारी है जो डैश द्वारा होती है। तो एड्स आपका एक विषाणु के कारण से होती है, या कह सकते हैं कि HIV वायरस से या शारीरिक संबंध से होता है। प्रोटोजोआ से मलेरिया कह सकते हैं, कवक से दाग धब्बा होता है, जीवाणु के कारण से हैजा होता है, पता है आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु विद्युत ऊर्जा उदासीन होती है क्योंकि? तो देखिए, परमाणु विद्युत ऊर्जा तभी उदासीन होगा जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हो। याद रखिएगा आप सभी, तो उसका आवेश शून्य होगा, और जहां आवेश शून्य होगा वो आपका उदासीन होगा। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। कुल इलेक्ट्रॉन और कुल प्रोटॉन बराबर होने पर क्या हो जाता है? ये आपका उदासीन हो जाता है। जैसे कि न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है तो ये उदासीन हो जाता है, याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब बराबर हो जाएगा तो वह आपका क्या हो जाएगा? शून्य आवेश होगा वहाँ पर, तो वह आपका उदासीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि झरिया किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो झरिया देखिए कोयला के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, और कर्णपुरा भी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे हैं ये दोनों?
झारखंड में पड़ता है। और धनबाद में ही झरिया में कह सकते हैं कि जो अभी कोयला खदान में जो आग लगा वह अभी तक नहीं वो आग बुझा है, दहक रहा है, बाहरी कान कहलाता है। तो बाहरी कान को हम से किस नाम से जानते हैं? कर्ण पल्लव के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा आप सभी, कर्ण पल्लव इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है मानव कान का बाहरी भाग होता है कर्ण पल्लव। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, याद रखेंगे आप सभी। तो ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है? तो ऑक्सीजन गैस की मात्रा 21% होती है। अगर वही बात किया जाए कि आप सभी से कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कितना होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अगर ऑर्गन के बारे में पूछा जाए कि ऑर्गन कितना होता है, तो ऑर्गन आपका 0.93% होता है। और नाइट्रोजन कितना होता है? 78% होता है। तो ध्यान दीजिएगा। अगला है कि वह तत्व जिसकी परमाणु संख्या 28 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि परमाणु संख्या 28 जो है ये किसका होता है? तो निकेल का परमाणु संख्या 28 होता है। ठीक है, इसका प्रतीक चिन्ह Ni होता है, याद रखिएगा। तो इसका जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2818 होगा। तो बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला है किसी वस्तु की गति के कारण उसमें पाया जाता है। तो किसी भी वस्तु में गति के कारण जो उसमें पाया जाता है गतिज ऊर्जा पाया जाता है। और स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा, जैसे बहता हुआ पानी इसमें गतिज ऊर्जा है, चलता हुआ हथौड़ा गतिज ऊर्जा है। अगर वहीं पर बात किया जाए कि बांधा हुआ पानी है तो इसमें आपका स्थितिज होगा, धड़ा हुआ हथौड़ा है तो स्थितिज हो जाएगा। या कह सकते छत पर खड़ी एक लड़की स्थितिज ऊर्जा है और वहीं से उसको फेंक दिए तो उसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? देखिए, गति में रहने वाली वस्तु का जो गतिज ऊर्जा होता है, आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? 1/2 mv² होता है ना। ये उसका फार्मूला है निकालने के लिए, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। दो ही नियम होता है ना, एक आपतन कोण एक परावर्तन कोण। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। पादप कोशिकाओं में डैश छोड़कर सभी होते हैं। तो पादप कोशिकाओं में केंद्रक छोड़कर सभी होते हैं। देखिए, सामान्य अगर पादप कोशिका की बात किया जाए तो केंद्रक उसमें मौजूद होता है, याद रखिएगा आप सभी। बट आयोग की तरफ से केंद्रक ही ऑप्शन लिया गया है और ऑप्शन के हिसाब से केंद्रक ही सही आंसर होगा। अभी बताते हैं। क्लोरोप्लास्ट होता है, सेलुलोज कोशिका भित्ति होती है, बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं। देखिए, अगर केंद्रक की बात किया जाए तो याद रखिएगा जो आपका पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, कह सकते हैं कि बिना केवल इसमें ट्रेकड और सीबम ट्यूब कोशिकाएं होती है। याद रखिएगा आप सभी, क्या होता है? ट्रेकड। याद रखिएगा आप सभी, ट्रेकड और कह सकते हैं ट्रेकड और आपका सीबम ट्यूब आपका कोशिकाएं होता है, सीबम ट्यूब कोशिकाएं होता है आपका, याद रखिएगा। बट समान पादप कोशिका इसमें कोशिका भित्ति होता है। अगला है कि वायुमंडल का CO2 किस प्रक्रिया द्वारा पत्ती में प्रवेश करता है? तो राइट आंसर होगा विसरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देखिए, पत्ती में रंध्र के माध्यम से ही CO2 आपका विसरण में प्रवेश करता है, विसरण के द्वारा प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। समुद्र जल पर वायु का दाब होता है। तो देखिए, समुद्र जल पर वायु का दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। पारा के 76 सेमी के बराबर होता है, पारा के 360 मिमी के बराबर होता है। तो ये सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपका 76 सेमी को ही हम सभी मिमी यानी कि मिलीमीटर में लिख सकते हैं, 360 मिलीमीटर। तो सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में बतलाता है उसे हम सभी क्या कहते हैं? तो उद्देश्य के विषय में बतलाता है तो उसे हमसे विधेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वाक्य में विधेय वह भाग होता है जो विषय के बारे में कुछ बताता है। जैसे आप एक एग्जांपल याद रखिएगा कि राम जो है ये विद्यालय जाता है। कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है, विद्यालय जाता है। तो यहाँ राम जो हो जाएगा ये कर्ता होगा, पर ये विद्यालय जाता है यही विधेय होता है। अगला है कि ओज गुण का प्रयोग किस रस में होता है? ओज गुण का प्रयोग, देखिए ओज गुण का प्रयोग वीर रस में होता है। और वीर रस में आपको देखने के लिए मिलता है जैसे कि ओज गुण में क्या होता है, जैसे बल हो गया, पराक्रम हो गया, शौर्य हो गया, गर्व हो गया, ये सभी झलकता है ओज गुण में। जैसे कह सकते हैं कि वीर रस का प्रमुख विशेषता में देखिएगा, जैसे कि रण में दुश्मन को क्या करूंगा? परास्त करूंगा। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? यहाँ वीरता को प्रकट किया जा रहा है ना। तो ओज गुण में क्या देखने के लिए मिलता है? बल, पराक्रम, शौर्य, गर्व देखने के लिए मिलता है। उसके बाद देखिए, अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ होता है खुशामद करना। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। आए महंत दंत में अलंकार बताइए।
तो देखिए इसमें मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार पहचानने का तरीका क्या है, आपको बताएं कि जब निर्जीव वस्तु को मानव के गुण के रूप में बताया जाए, याद रखिएगा निर्जीव वस्तु। तो यहाँ पर देखिएगा दंत क्या है, एक निर्जीव वस्तु है और ये किसके रूप में दिखलाया जा रहा है, तो मानव की तरफ प्रस्तुत किया जा रहा है कि आए महंत दंत में। आए महंत कहाँ आया है, दंत में, और महंत क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, फूले है कुमुद फूली मालती, सघन वन फूले रहे तारे मानो सती अंगना, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, याद रखिएगा आप सभी, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। देखिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा में बताए थे कि मानो हो गया, मनोहू हो गया, जानो हो गया, जनहू देखने के लिए मिल जाता है, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हमसे क्या कहते हैं, तो उसे हमसे स्वर संधि कहते हैं, याद रखिएगा आप सभी, क्या कहते हैं, स्वर संधि का। तो इसमें आपका स्वर संधि हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए स्वर संधि तब होती है जब दो स्वर आपस में आपको मिलते हुए दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सीता की छोटी बहन रीता कल आई थी, रेखांकित पदबंध बताइए इसमें। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पदबंध बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा संज्ञा की बात किया जा रहा है। संज्ञा कैसे हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर संज्ञा पदबंध तो होगा ही होगा। जैसे कि यहाँ रीता देखिएगा, तो रीता क्या है, किसी का नाम है तो संज्ञा होगा, और बहन भी जो होता है ये भी आपका संज्ञा होता है। बहन में कह सकते हैं कि ये जातिवाचक संज्ञा होगा, तो याद रखिएगा संज्ञा पदबंध होगा। क्रिया में अगर क्रिया की बात किया जाए तो क्रिया पदबंध होगा। किसी की विशेषता बताया जाता तो वहाँ विशेषण पदबंध होता। आपकी वह किताब कहाँ है जो आपने कल लाई थी, इसमें वाक्य का उदाहरण है, बता सकते हैं कि कौन सा वाक्य है। तो इसमें आपका मिश्र वाक्य होगा, ऑप्शन में बी, आपकी वह किताब कहाँ है जो आपने कल लाई थी, तो ये आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण है। सरल वाक्य कैसा होता है, आपकी किताब कहाँ है, ये आपका सरल वाक्य होगा। अच्छा, मिश्र वाक्य में क्या होता है कि एक आपका मुख्य वाक्य होता है और एक से अधिक क्या होता है, उपवाक्य होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि किसी को बहुत देर तक सोया हुआ देखकर यह कहना कि सूरज निकल गया, तो सूरज निकलने से यदि विबंधन जोड़ने का अर्थ निकलता है तो यहाँ अर्थ क्या होगा, बता सकते हैं आप सभी। तो देखिए यहाँ पर व्यंजना होगा, याद रखिएगा आप सभी। देखिए व्यंजना में क्या होता है, जब आपका प्रत्यक्ष अर्थ को छोड़ दिया जाए और दूसरे अर्थ में बताया जाए तब वहाँ पर आपका व्यंजना हो जाता है, याद रखिएगा आप सभी। जैसे कि सूरज निकल गया का अर्थ क्या होता है, बहुत देर तक अभी तक तुम सोया हुआ है, इसका कहने का अर्थ यही है, ठीक है, कि सूरज निकल गया है पर अभी तक तुम सोया हुआ है, यानी कि बहुत देर हो चुका है। तो ये डायरेक्ट नहीं बोल रहा है, इनडायरेक्ट बोल रहा है, बात समझे। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को खूब चने चबाए, इस वाक्य में आप सभी अर्थ बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत परेशान करना, ये आपका मुहावरा एक दिया हुआ है, बहुत परेशान करना। उसके बाद है शाब्दिक व्यंजना किसके भेद के अंतर्गत आती हैं, तो शाब्दिक व्यंजना जो है ये आपका व्यंजना के अंतर्गत ही आती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी में कौन सा अलंकार होगा, तो यहाँ पर भी विरोध किया जा रहा है कि जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी, तो यहाँ पर विरोध प्रकट किया जा रहा है, विरोधाभास अलंकार होगा। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो देखिए अशुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, यह मेरा घर है शुद्ध है, हाथी बहुत मोटी है, ये गलत हो जाएगा। हाथी आपका पुल्लिंग शब्द होता है, तो यहाँ मोटा का उच्चारण करना सही था कि हाथी बहुत मोटा है। जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होगा, तो याद रखिएगा आपसे, प्रथम पद प्रधान होता है तो ऐसे तो कह सकते हैं यहाँ पर आपका अव्ययी बहु समास होना चाहिए, पर अव्ययी बहु समास ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ आपका कर्मधारय समास की तरफ आप भी जा सकते थे, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होगा, और बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तो मेरे पास ऑप्शन एक ही बचा था। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कपटी मित्र होना, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यश धन धरा होगा, जिसमें कि आप विसर्ग संधि का प्रयोग कीजिएगा, तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। वियोग गंगा का दूसरा नाम क्या है, तो वियोग गंगा का दूसरा नाम क्या हो जाता है, तो विप्रलभ गंगा होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा कि लोटा में भरकर पानी ले आओ, ये गलत है, यहाँ पर होगा लोटे में, याद रखिएगा लोटे में पानी भरकर ले आओ, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होता है। चलिए आज के